हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं? तो आज आपके लिए न्यू वीडियो लाया हूं, नया सीरीज लाया हूं और इसमें मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें साइंस का क्वेश्चन, सोशल का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन, उसमें जितना ऑप्शन रहेगा उन सभी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल आप देखें सवाल को, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। ये है आपका ए ऑनलाइन सोल्यूशन। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो चलिए, सवाल हमारा फर्स्ट यहाँ पे है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? आपको पता है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11। आंसर हमारा क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 14 जो है वो सिलिकॉन का है। किसका है? सिलिकॉन का है, परमाणु संख्या 14 है। 17 जो है वो क्लोरीन का है, जानते हैं वो तो अच्छी तरीके से। 20 है वो कैल्शियम का है। ठीक है, अब सोडियम के बारे में रोचक बातें यहाँ जाना है। सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसलिए केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि अगर इस केरोसिन के तेल से अगर बाहर निकालेगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और आग जल सकता है। बहुत ही मुलायम धातु होता है सोडियम। अगर इसको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है नमक में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl होता है जो नमक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम की सबसे बड़ी खानें जो है पाकिस्तान में खान है और भारत में है वो राजस्थान में एक सांभर नाम का ज़िला है। राजस्थान के सांभर जिला में इसकी बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलती है। सोडियम अगर इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, अधिक अगर आप मात्रा में सोडियम का उपयोग करते हैं तो रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो अधिक रक्तचाप बढ़ जाएगा। और अगर कम भी इस्तेमाल करते हैं तो सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब मतलब नुकसान भी इससे होने के डर होता है। इसका उपयोग तो NaCl में देख लिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका द्रव्यमान संख्या 23 है। इतना क्वेश्चन सोडियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। सवाल यहाँ पे, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन जिसको मतलब विचलन सबसे कम, मतलब विचलन मतलब छितराव, फैलना, सबसे कम फैलता है। कौन सा रंग जो सबसे कम फैलता है, विचलन कम फैलता है? तो आंसर हमारा लाल। लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है। और अगर अधिक बोला जाए तो अधिक जो है बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। अगर आपको से बोला जाए तरंगदैर्घ्य, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो विचलन सबसे कम लाल में और बैगनी में सबसे ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य लाल में ज़्यादा होता है और बैगनी में तरंगदैर्घ्य कम होता है। आप इंद्रधनुष देखते होंगे तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, 7 रंग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर में जो कलर रहता है वो लाल रहता है और सबसे नीचे जो कलर रहता है वो बैगनी रहता है। आया कहता है बीच में जो कलर रहता है वो हरा कलर रहता है। बीच में कलर कैसा रहता है? हरा रहता है। तो लाल का विचलन सबसे कम होने के कारण है लाल रंग का जो है सिग्नल में इसका इस्तेमाल किया जाता था कि ये लाइट फैलता नहीं है, दूर से भी आदमी पहचान लेता है कि लाल लाइट जल रहा। ओके, तो क्लियर है, आपका 2 सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्न से कौन रबी फसल है? तो इसका सही आंसर होगा रबी फसल कौन है? रबी फसल हमारा है गेहूं। आंसर हमारा सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। रबी फसल जो अक्टूबर से नवंबर के दरमियान इसको बोया जाता है और फिर इसका जो काटने का जो टाइमिंग है वो फरवरी से मार्च के बीच जो है इसको काट लिया जाता है। इसके साथ साथ जो कम तापमान पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कम तापमान में इसका जो है काम किया जाता है। और इसके साथ रबी फसल के साथ और भी फसल है आपका, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ठीक है, मसूर हो गया, सरसों हो गया। दलहन वाले जो फसल है ना वो इसी के साथ आता है जी। भारत में गेहूँ का जो सबसे ज़्यादा पैदावार है वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। नेक्स्ट यहाँ पे धान देखें तो धान खरीफ फसल है। धान कैसा फसल है? खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल यहाँ पे जान रहे हैं कि धान खरीफ फसल है। इसको जो है जून जुलाई के आसपास जो है ना, जून जुलाई के आसपास जो मतलब गर्मी के दिन में समझ रहे, जून जुलाई गर्मी रहता है, जून जुलाई या तो फिर बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है, तो जून जुलाई के आसपास बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर के पास काटेंगे तब फिर इसको बोया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें साल में जैसे कि यहाँ पे फरवरी मार्च में तो कट जा रहा, तो सबसे पहले गेहूं को, चावल को यानी कि धान को बोया जाएगा जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर काटा जाएगा। इसके बाद फिर इसको बोया जाता है और फिर फरवरी मार्च में काटा जाता है गेहूं को।
और नेक्स्ट आपका जवार आता है। ये जवार मोटे अनाज के रूप में इसका इस्तेमाल किया है, मोटे अनाज। जूट है जो कि नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल के रूप में जूट आता है। तो इतना सवाल आपको क्लियर होना चाहिए एक सवाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसी से अनुसार WTO, WHO के जाने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ओके, और इसकी यानी कि WTO की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। ILO की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। और WTO की भी स्थापना 1995 में हुई। तो याद रखेंगे ये तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, WHO दोनों की स्थापना 1995 में, ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए वाशिंगटन DC, ये जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक यहाँ जो है, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं ना, वर्ल्ड बैंक, यहाँ वाशिंगटन DC में मुख्यालय, जो कि अमेरिका में है, एक शहर है वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और न्यूयॉर्क में भी मुख्यालय है। न्यूयॉर्क भी अमेरिका का एक शहर, सबसे बड़ा शहर का नाम है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और यहाँ पे नेक्स्ट है पेरिस। तो पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस पड़ता है। और यूनेस्को, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। तो इतना सब कुछ आपको याद होना चाहिए एक सवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। सवाल यहाँ पे भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, बैंकों का बैंक बोला था, बैंक का बैंक। नेक्स्ट यहाँ देखिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1995 को, सॉरी 55 को, 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, इसलिए इसका मुख्यालय भी गुजरात में है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। और ये SBI और पंजाब नेशनल बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट आपका है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक PNB, जिसको बोलते हैं PNB, इसकी जो स्थापना हुई थी 19 मई को 1894 को, और वो हुई थी लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान में। इसका मुख्यालय फ़िलहाल दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में फ़िलहाल इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया मैथ का, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? तो जानते हैं cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? sin A होता है। आंसर क्या होगा? हमारा B होगा। इसी तरह से cot 90 माइनस ए क्या होगा? तो cot A बराबर क्या होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए भी हो सकता है। tan के लिए हम कह सकते हैं cot 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं। sec के लिए लिख सकते हैं cosec 90 माइनस ए। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या 1 होगा। इससे 5 फार्मूला बनेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर ये 1 के बराबर है, अगर cos स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। अगर स्क्वायर हटा लेते हैं यहाँ से तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। फिर अगर cos निकालना चाहेंगे हम cos स्क्वायर थीटा, तो sin को इधर भगाते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर हटाते हैं cos थीटा लिखते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ये देखिए एक फार्मूला से 4 फार्मूला आपका बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आ गया एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है कि जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाइए और जो सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। अब आपको सब्जेक्ट किसका कौन सब्जेक्ट किसका कौन ऑब्जेक्ट ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मी है, मी किसका, मी किससे आ रहा है? मी तो ऑब्जेक्ट में लिखा था लेकिन मी है एक्चुअली आई का,
तो आई हो जाएगा। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये हेल्प्ड है मतलब V2 लगा हुआ है, ठीक है। तो जब V2 लगा रहा है तो उसमें वाज सोचेंगे, वाज, ये तो हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ये देखना पड़ेगा पैसिव में कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भर्व का तीसरा रूप यूज करेंगे, भर्व का तीसरा रूप, जो कि इसमें दिख रहा है, यहाँ पे देखो ING लग गया, इसमें ING लग गया। तो फिलहाल क्या बच रहा, आई वाज हेल्प्ड, हमेशा भर्व का तीसरा रूप लगाएंगे, आई वाज हेल्प्ड बाई हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। अगर यहाँ पे हिम कर देता तो ये भी गलती हो जाता, आंसर फिर हमारा डी होता। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सी हैज़ देयर। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे, सी हैज़ देयर, यहाँ पे लिखा गो, वेंट, गोन। तो एक बात आप ध्यान रखें, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद जो है हैव या हैज़ इस्तेमाल करते हैं, हैज़, और उसके बाद फिर V3 का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखें हैव या हैज़ या हैड भी रहेगा ना तो भी हमेशा V3 होगा। V3 यानी कि भर्व का तीसरा रूप, गो, वेंट, गोन। तो गो का है तीसरा रूप, आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। और ये आपका लास्ट सवाल है, ईमानदारी संज्ञा है, बताइए कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो ईमानदारी मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको समझ सकते हैं, भाव कर सकते हैं ना, भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे आंसर सी। जातिवाचक मतलब किसी एक जात का नाम पता चले, यानी कि आम आदमी, जैसे कि नदी एक जात का नाम है ना, औरत जात का नाम है, लड़की एक जात का नाम है, लड़का एक जात का नाम है, पहाड़ पता नहीं चला कौन पहाड़, कौन लड़की, कौन औरत पता नहीं चल रहा, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक किसी खास नाम रहेगा, जैसे कि अहमद एक खास नाम है ना, पंकज एक खास का नाम है, पटना एक खास का नाम है, खास नदी का नाम है, गंगा नदी खास नदी का नाम है, ठीक है। और समूहवाचक मतलब भीड़ भाड़ वाला चीज़ पता चले, जैसे कि गुच्छा हो जाएगा, स्टूडेंट्स छात्रों हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका 10 सवाल क्लियर हो गया। अब आइए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, रक्त में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में। इस क्वेश्चन के बारे में जितना कुछ जानते हो आप नीचे कमेंट करो, जितना कुछ 3 से 4 लाइन कम से कम सबका कमेंट आना चाहिए। आरबीसी के बारे में जो कुछ भी जानते हो एकदम फटाफट कमेंट कर, यही तो आपको बताएगा, ये आपको कमेंट करेंगे वो आपको माइंड को फ्रेश करेगा। आप खोजोगे कहीं से, गूगल करोगे, ये करोगे वो करोगे, सब कुछ सर्च करोगे, आपके दिमाग पे असर पड़ेगा और फिर आप बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ निर्माण होता है, आंसर पहले बताएं, और आंसर बताने के बाद जो है आप इसके बारे में भी डिटेल से बताएं कि आरबीसी है क्या, पॉइंट वाइज बताना कि आरबीसी ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है। उम्मीद है कि आप जरूर आंसर बताओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए, अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि मैं इस तरह से वीडियो लाऊं। और अगर इस तरह से वीडियो लाऊंगा तो अल्टरनेट दिन लाऊंगा, आज लाया तो कल नहीं, फिर परसों लाऊंगा, फिर तरसों नहीं, अगले दिन, यानी कि एक दिन छोड़ करके ऐसा वीडियो मेरे लाने का मनसा बना हुआ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।